नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी के सेक्शन में हमने अभी तक प्रस्तावना तक के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग पीटी प्लस मेंस दोनों लेकर साथ चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीटी के बाद मेंस पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जितने भी टॉपर्स के आप वीडियो देखेंगे वो यही बोलेंगे, जब तक आपका मेंस न क्लियर हो तब तक आप पीटी का प्रिपरेशन या पीटी का जो पेपर होता है उसको न दें, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें केवल पीटी पर लेने से आपका पीटी नहीं निकल सकता है। वो उसका जो डायमेंशन होता है वो बहुत सारे डायमेंशन से वो क्वेश्चन करता है। तो जब तक आप मेंस नहीं पढ़ लेंगे अच्छे से तब तक आपका पीटी निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी के सेक्शन में प्रस्तावना तक तो कंप्लीट कर लिया अपना सिलेबस। अब हम लोग चलेंगे मूल अधिकार पर। हम जानते हैं कि हमारा मूल अधिकार आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो आखिर मैंने आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 11 क्यों छोड़ा, मैंने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 11 क्यों छोड़ा? तो दोस्तों, इसके पीछे एक कारण यह है कि हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे। उस सीक्वेंस से पढ़ेंगे जब हम लोग, तो हम लोग को पॉलिटी रटना नहीं पड़ेगा। तो आर्टिकल 1 से 11 तक जो भी है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग मूल अधिकार खत्म करते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में क्या बोला गया, प्रस्तावना में जितने भी आदर्श हैं वो सब इसमें इसी में सम्मिलित हैं। तो उसको हम पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब हम लोग मूल अधिकार प्लस डीपीएसपी प्लस मौलिक कर्तव्य प्लस प्रस्तावना तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, निर्माण भी कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस पृष्ठभूमि जो थी वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जब हम लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 33% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 100% में 33% सिलेबस जो पीटी और मेंस के होते हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अब चलते, क्योंकि सारे आदर्श पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो सरकार का गठन होता है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं मूल अधिकार। आखिर मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार में आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग को मूल अधिकार में पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मूल अधिकार क्या होता है, पहला। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसे फंडामेंटल राइट भी क्यों कहा जाता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भारत में इसके अलावा और कौन कौन से अधिकार हैं। चौथा हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं। पांचवा में हम लोग इसकी आलोचना करेंगे। छठवां में हम लोग इसका महत्व देखेंगे। सातवां में हम लोग फंडामेंटल राइट प्लस ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के बीच संबंध जो है उसको देखेंगे। आठवां में हम लोग देखेंगे जो जब हम लोग 1991 के बाद एलपीजी लिए थे तो भूमंडलीकरण का फंडामेंटल राइट पर प्रभाव, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग टोटल 8 टॉपिक इस कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे 3 से 4 जो ये हमारा टॉपिक होगा, ये हम कम से कम 6-7 वीडियो इसके पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। होता ये है कि दोस्तों, जब तक हम लोग मूल अधिकार में जितने भी आर्टिकल हैं उनको एक बार एक पीटी प्लस मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ लेंगे, तब तक हम लोग को ये नहीं जान पाएंगे कि भारत में इसके अलावा और कौन कौन से अधिकार हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, आलोचना इसका कैसे करेंगे, महत्व। क्योंकि होता यह है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं वो एक बहुत ही लंबी और विस्तृत सूची में बनाई गई है। तो उसको जब तक हम लोग नहीं जान लेंगे तब तक इसके बाद ये सब पढ़ना हमारे लिए बेवकूफ़ी का काम होगा, क्योंकि तब हमें ये सब रटना पड़ेगा। जब तक हम लोग आर्टिकल 12 से 35 अच्छे से पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमें ये रटना पड़ेगा। हमारा टारगेट क्या है कि किसी भी हिंदी माध्यम छात्र को रटना न पड़े, आपको एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत की बुक उठानी तक न पड़े। इसीलिए हम लोग अब पहले चलते हैं, आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 35 तक जाएंगे, उसके बाद ये सब पढ़ेंगे। लेकिन पहले 1 और 2 मूल अधिकार आखिर होता क्या है, इसे फंडामेंटल राइट ही क्यों कहा जाता है, इन दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलेंगे आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे। तो आ, आ, आखिर मूल अधिकार
क्यों कहा जाता है? अच्छा, पीटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट ये हैं कि जो हमारा मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में भाग 3 में पाया जाता है। भाग 3 में पाया जाता है। अगर आप हमारे टॉपिक जो हम लेक्चर दे रहे हैं उसको मन से पढ़ लेंगे तो आपका पीटी का एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा और ना ही आपका मेंस का क्वेश्चन होगा। उसके लिए मेरा साथ आप लोग को देना पड़ेगा। आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग चलेंगे आखिर मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। तो हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान ने इसकी परिभाषा नहीं दी है। संविधान ने मूल अधिकार को परिभाषित नहीं किया है। संविधान ने मूल अधिकार को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार के बारे में बोला है कि मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। और सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? जब तक उसका भौतिक विकास, नैतिक विकास या बौद्धिक विकास न हो। तो हम लोग देखेंगे ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्वांगीण विकास व्यक्ति का कैसे हो सकता है? सर्वांगीण विकास सर्वांगीण विकास इसमें 3 तरह के विकास होंगे, तभी उसके बाद किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो पहला विकास क्या है? भौतिक विकास। भौतिक विकास ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो परिभाषित किया उस परिभाषा को हम बता रहे हैं। नैतिक विकास। तीसरा हो गया बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास। तो हम लोग देखेंगे जो भौतिक विकास होता है, सांसारिक जीवन में सफलता। सांसारिक जीवन में सफलता। सांसारिक जीवन में सफलता कब मिलेगी? जब आपको रोजगार में सफलता हो। रोजगार में सफलता मिलेगी। जब आपको रोजगार में सफलता मिलेगी तभी ना आप अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो पाएंगे। तो भौतिक विकास इसे कहते हैं। अब नैतिक विकास क्या है? कि व्यक्ति का जो चारित्रिक विकास हो। चारित्रिक विकास हो। मानवीय रूप से श्रेष्ठ बने। अब बौद्धिक विकास क्या है? मानसिक विकास हो। तो इन सब विकास के बिना किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब हमें तर्क दिए। फिर इसी कारण जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने हमें देखेंगे कि इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार में जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब अधिकार इसीलिए दिए हैं ताकि व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास निश्चित हो सके और जिस पर किसी राज्य का हस्तक्षेप न हो सके, कोई राज्य उसे नियंत्रित न कर सके। यहाँ पर मूल अधिकार देने का तात्पर्य यही था कि बस कानून का शासन हो, किसी व्यक्ति का शासन नहीं हो। जो सरकारें हैं वो तानाशाही ना कर पाए। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार को सबसे बड़ा अधिकार माना था, सबसे बड़ा अधिकार दिया था। और मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो न्याय योग्य होते हैं, मतलब न्यायपालिका इसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि आखिर मूल अधिकार होते क्या हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो मूल अधिकार है, पीटी में क्वेश्चन आता है कि इसे आखिर मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है या बिल ऑफ राइट्स क्यों कहा जाता है। तो देखेंगे हम लोग मैग्ना कार्टा, आखिर मैग्ना कार्टा इसे क्यों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मूल अधिकार को कहा जाना ब्रिटेन से संबंधित है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से संबंध
रखता है। वह ये था कि 1215 में ब्रिटेन के जो राजा थे, सम्राट सम्राट जॉन तथा नागरिकों के बीच एक समझौता हुआ था। एक समझौता हुआ था जिसमें सम्राट जॉन ने जो नागरिक अधिकार है उसको सर्वोपरि माना, इसीलिए इसे जो भारत के मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको बिल ऑफ राइट्स क्यों तुलना की जाती है। बिल ऑफ राइट्स ये ये फ्रांस से संबंधित है। इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो फ्रांस है, फ्रांस में जो नागरिक हैं उनके अधिकार को नागरिक अधिकार को वरीयता दी गई थी। वरीयता दी गई थी। तो हम लोग देखते हैं कि जो भारत के मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है या बिल ऑफ राइट्स क्यों कहा जाता है। जो भारत का मूल अधिकार है उसके वो एक बहुत ही लंबी और विस्तृत सूची में बनाई गई है, इसीलिए उसको मूलभूत अधिकार या प्राथमिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। और ऐसी सूची, इतनी विस्तृत सूची किसी भी देश के संविधान में नहीं बनाई गई है, इसीलिए इसे हम बिल ऑफ राइट्स या मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि आखिर मूल अधिकार होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में हमारे मूल संविधान में सात सात प्रकार के फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार थे। लेकिन लेकिन अब ये 6 रह गए हैं। एक इसलिए हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार कहाँ, किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया है। तथा एक और आर्टिकल था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। ये इसमें भी संपत्ति का अधिकार से संबंधित कुछ तथ्य थे जिसे संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, मतलब मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि मूल अधिकार में जब हमारा जो मूल संविधान था जो 1950 में वो हुआ था, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस टाइम 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो फंडामेंटल राइट क्या क्या हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, जो हम लोग देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार है। दूसरा हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, 19, 20, 21, 21A, 22। तीसरा हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23, 24। चौथा हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25, 26, 27, 28। पांचवा हम लोग देखेंगे शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, 29, 30।
छठा हम लोग देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है 32। तो हम लोग 6 प्रकार, जो हमारे जो हमारा संविधान है उसमें 6 प्रकार के अभी वर्तमान में फंडामेंटल राइट हैं। तो इसको हम लोग एक बाय एक अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। इन 6 को हमें कंप्लीट करने में कम से कम 6 से 7 वीडियो बनाना पड़ेगा, और हर वीडियो लंबा लंबा होगा। इसलिए लंबा लंबा होगा क्योंकि आपको पीटी के साथ मेंस की भी तैयारी करवाई जा रही है, ताकि आपको एनसीईआरटी या फिर लक्ष्मीकांत कोई सा भी बुक उठाना ना पड़े। आपको केवल बस हमारे लेक्चर और नोट से ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपके सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से हल होने लगे, ऐसा हमारा टारगेट है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि आखिर अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ पर देखते हैं समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 से स्टार्ट हुआ है, 32 तक हुआ। लेकिन इसमें हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मिसिंग है। 12, 13 मिसिंग है, जबकि हमारा मूल अधिकार कहां से स्टार्ट हुआ, आर्टिकल 12 से स्टार्ट हुआ है, और कहां तक है, आर्टिकल 35 तक है। लेकिन फिर भी जो 6 प्रकार के मूल अधिकार है, इसमें कुछ कुछ आर्टिकल के का वर्णन नहीं है। तो हम लोग देखेंगे आखिर ऐसा क्यों नहीं है। 12, 13 देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18 है, 19, 20, 21, 21, 22 भी है, 23, 24 भी है, 25, 26, 27, 28 भी है, 29, 30 भी है, लेकिन 31 नहीं है। हम लोग ने क्या देखा, 31 को हटा दिया गया है, मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया, ये संपत्ति का अधिकार था। अब 32 है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ये इसलिए है कि हालांकि ये किसी अधिकार से डायरेक्टली संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो जिसे मूल अधिकार में रखना बहुत ही जरूरी था। जो कि मूल अधिकार की जब क्रियान्वयन होता है तो उसके लिए बहुत ही जिम्मेदारी होती है इन सब की, तो इसीलिए इसको मूल अधिकार में रखा गया था। तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12 क्या होता है, लेकिन उसके पहले एक और तथ्य हम लोग देख लेते हैं पीटी के लिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया किस आर्टिकल में, 21 ए जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 21 ए। तो हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 12 होता क्या है। आर्टिकल 12 हम लोग देखेंगे, जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार के लगभग प्रत्येक आर्टिकल में हम लोगों को राज्य 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 बोला गया है। आखिर ये राज्य होता क्या है, तो आर्टिकल 12 में उस राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा बताई गई है, या आखिर ये राज्य होता क्या है। तो देख लेते हैं कि आखिर राज्य के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होंगे। अभी तक कुछ हम लोग आप लोग ऐसा मानते होंगे राज्य ये जो प्रदेश होते हैं या फिर देश होते हैं यही होते हैं, लेकिन आज राज्य जो होगा, जो हमारा संविधान राज्य किसे बोलता है वो हम लोग देख लेंगे। केंद्र सरकार प्लस संसद राज्य होगा। राज्य सरकार प्लस विधानमंडल ये राज्य हैं। जो हमारे संविधान ने राज्य का परिभाषा दिया है वो हम बता रहे हैं आपको, ये राज्य हो गए। स्थानीय संस्थाएं जो होती हैं, जिसमें नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, एक्सेट्रा, ग्राम पंचायत वगैरह, ये सब जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था, कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था राज्य माना जाएगा, जो राज्य माना जाएगा, राज्य माना जाएगा जो सरकार के शक्तियों का प्रयोग करता हो। तो हम लोग देखते हैं कि राज्य किसे किसे कौन कौन होंगे वो हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको एक सिंपल भाषा में बोलें तो सिंपल भाषा ये होगा कि
सिंपल भाषा ये होगा कि व्यवहार में जो जितने भी सरकारी पद हैं, सरकारी जितने भी सरकारी पद हैं सब राज्य हैं, जितने भी सरकारी पद हैं सब राज्य है, चाहे वो बैंक का कोई कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे छोटा सा क्लर्क हो या चपरासी हो, हर किसी को राज्य माना जाएगा। तो व्यवहार में इसका जो सिंपल तरीके से अगर हम लोग इसको परिभाषित करें तो व्यवहार में सरकारी तंत्र राज्य माना जाएगा। तो आर्टिकल 12 राज्य ने राज्य की परिभाषा दी है। अब राज्य की परिभाषा देने के दौरान आर्टिकल 12 ने बोला है कि ये जितने भी सरकारी तंत्र हैं, सरकारी तंत्र से संबंधित जो लोग हैं, वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब जाति, लिंग, जन्म स्थान वगैरह वगैरह पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान दृष्टि से देखेंगे। तो आर्टिकल 12 ने ये कहा है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 13 आखिर होता क्या है। आर्टिकल 12 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आर्टिकल 13 चलते हैं। ये सब छोटे छोटे आर्टिकल हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो एक आर्टिकल पूरा करने में 1 से 2 वीडियो तक लग जाएगा। आर्टिकल 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमेशा विवादित रहता है। तो आर्टिकल 13 में क्या है कि न्यायालय जो होते हैं, न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है तथा यह ऐसा सीमा लगाता है, यह एक सीमा निर्धारित करता है कि राज्य कोई भी ऐसा उसमें क्या है, कोई भी ऐसा नियम, कानून, विधि, उपविधि हो गया, अध्यादेश, कोई भी ऐसा नियम, कानून, विधि, उपविधि, अध्यादेश इत्यादि जो होते हैं, ऐसा वो नहीं बना सकता है जो मूल अधिकार को कम या समाप्त करता हो। मतलब व्यक्ति को जो मूल अधिकार मिला है उस पर राज्य कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकता है, कानून नहीं बना सकता है, विधि नहीं बना सकती है जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को कम या समाप्त करते हो। अगर ऐसा करेगा तो आर्टिकल 13 के तहत उसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रद्द कर देगी, उसे अवैध घोषित कर देगी। हम लोग जानते हैं जो विधि होती है वो 2 प्रकार की होती है। विधियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है अस्थायी विधि, दूसरा होता है अस्थायी विधि। सॉरी, अस्थायी विधि यह कौन करता है? यह संसद या विधानमंडल द्वारा, अस्थायी विधि जो होती है वो संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित होता है। मतलब वो एक अस्थायी तौर पर विधि बन जाती, कानून बन जाती है। लेकिन अस्थायी विधि क्या होते हैं? जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पारित होते हैं। मतलब कुछ समय के लिए ही ये रहते हैं, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा पारित होते हैं। तो विधि 2 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने ये देखा। हम लोग देखते हैं जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 है, ये यूएसए से ली गई है। आर्टिकल 13 यूएसए से ली गई है। तो आर्टिकल 13 क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति बस 2 न्यायालय को, एक न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, इसे आर्टिकल 32 के तहत यह शक्ति प्रदान करता है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह शक्ति प्रदान करता है। लेकिन अब हुआ यह है कि विवाद आखिर इसमें यह बना कि जो संसद है उसको आर्टिकल 368 के तहत संशोधन का अधिकार है, संशोधन का अधिकार है। मतलब ये एक कोलैप्स हो गया दोनों साइड से, जो न्यायपालिका और जो ये जो कार्यपालिका है उसके बीच ये कोलैप्स हो गया। विधायिका जो है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत अगर आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो मूल अधिकार को कम या समाप्त करता हो तो उसे वो निरस्त कर देगी, हाई कोर्ट भी निरस्त कर देगी। लेकिन संसद को उसी संविधान ने संविधान संशोधन का भी अधिकार आर्टिकल 368 के तहत दिया है। तो यह एक विवाद का मुद्दा बन गया कि आखिर ऐसा क्यों है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट के पास ये बार बार ये मुद्दा जाता रहा। तो फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे केस होते हैं, वो केस हम लोग एक बार ये देखेंगे। पहला केस जो हुआ था वो था, पहला केस शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951। 1951 का समझ रहे हैं आप, जब यह संविधान बना, मूल जो संविधान हमारा जब बना उसके बाद से ही यह आर्टिकल बहुत हमें विवादित रहा। 1951 से यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के पास जाता रहा। तो इसमें हम लोग देखेंगे शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 में कि जो आर्टिकल 13 है उसको संसद संशोधन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यह आर्टिकल 13 संशोधनी है, संशोधनी है, मतलब संसद इसमें संशोधन कर सकता है, आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान। यह हुआ था 1965 में केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, जो फंडामेंटल राइट है उसका संशोधन किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं दूसरे केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला। फिर तीसरा केस हुआ था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व के फैसले थे उसमें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के फैसलों पर को बदल दी। अब यहाँ पे ये बोली कि जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन, मतलब नो, उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक सिद्धांत भी दिया, वो सिद्धांत था भविष्यलक्षी अध्यारोपण। भविष्यलक्षी अध्यारोपण का एक सिद्धांत भी दिया। यह सिद्धांत यह कहता है कि गोलकनाथ के फैसले के पूर्व, मतलब गोलकनाथ का जब फैसला 1967 आया तो उसके पूर्व जितने भी संशोधन हुए हैं फंडामेंटल राइट में उसे माना जाएगा। लेकिन गोलकनाथ 1967 के फैसले के बाद अगर कोई संविधान होता है तो उसे, जो संविधान संशोधन होता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं ये सब बातें मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में ही बोली जा रही है, पूरे संविधान के संशोधन में नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं कि गोलकनाथ 1967 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया। अब चौथे में हम लोग देखेंगे कि जब चौथा हुआ था तो अब क्या है, यहां से जब मूल अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर संसद के बीच और न्यायपालिका के बीच फिर से एक मुद्दा बन गया। अब मुद्दा ये बना था कि एक संसद ने एक संविधान संशोधन किया जो नाम था जिसका 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या किया संसद ने, अभी तक क्या था, गोलकनाथ के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद ने यस कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है लेकिन संसद ने यस कर दिया कि हाँ, जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब दोनों के बीच फिर से एक मुद्दा बन गया कि एक ना बोल रहा है, एक हाँ बोल रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह जो था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध था। तो इस तरह 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यस बोल दिया गया, जो संसद ने हाँ कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं अगला जो केस होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो हमेशा इसका जिक्र होता रहेगा, केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ। भारत संघ नहीं, ये केस हुआ था वर्सेस केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। पूरे संविधान के दौरान इस केस को हम लोग बार बार यह केस आता रहता है। तो इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो 24वां संविधान संशोधन था 24वां 1971, इसको चैलेंज किया गया कि यह संविधान विरोधी है। इस तर्क के साथ इसको चैलेंज किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे, मतलब 24वां को
सही माना कि संसद ने जो 24वां संविधान संशोधन किया है वह सही है, साथ ही मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया। सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, साथ ही मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया। हम लोग मूल ढांचा का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम समझाएंगे कि आखिर मूल ढांचा होता क्या है। तो मूल ढांचा अगर आपको ऐसे ही थोड़ी सी हम समझाएं तो जैसे एक मकान है, मकान का नींव मूल ढांचा है, मूल ढांचा होता है। तो मकान का नींव मूल ढांचा होता है। मूल ढांचा जब हम प्रस्तावना आपको पढ़ा रहे थे तो भी मूल ढांचा से संबंधित कुछ तथ्य थे, कुछ फैक्ट थे, उसको उसमें हमने आपको अच्छे से मूल ढांचा को डिस्क्राइब किया है, तो आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो मकान का नींव मूल ढांचा होता है। तो मूल ढांचा आखिर होता क्या है? जैसे संविधान है, संविधान में कोई एक ऐसा आर्टिकल, कोई एक ऐसा क्लॉज, सब क्लॉज, कोई वर्ड या कुछ भी हो जो जिसके ऊपर पूरा संविधान टिका हो, तो उसे संविधान का मूल ढांचा बोलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24वां संविधान संशोधन सही है, लेकिन मूल ढांचा का सिद्धांत भी दिया कि अगर पूरे संविधान में या मूल अधिकार में अगर कहीं भी मूल ढांचा पाया जाता है तो उसका संविधान संशोधन आप नहीं कर सकते हैं, मतलब मूल ढांचे का संविधान का संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह मूल ढांचे का उन्होंने सिद्धांत दिया। अब चलते हैं, एक नया जो केस हुआ था, 5वां केस, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस, इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद के फैसले को बरकरार रखा, फैसले को बरकरार रखा। तो हम लोग देखते हैं कि इस केस में भी ये शायद 1980, हमें अच्छे तरीके से नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा, शायद 1980 में केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद के फैसले को बरकरार रखा। अब वर्तमान स्थिति क्या है? अतः वर्तमान स्थिति यह है कि जो मूल अधिकार है उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकार में संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सदैव विशेष बहुमत से किया जाएगा, विशेष बहुमत से किया जाएगा। दूसरा, अगर कहीं भी मूल ढांचा पाया जाता है, अगर किसी भी तरह, किसी भी शब्द या क्लॉज या सब क्लॉज में मूल ढांचा पाया जाता है तो उसका संशोधन नहीं किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि मूल ढांचा जो सिद्धांत दिया था उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है मूल अधिकार का, लेकिन सदैव विशेष बहुमत से किया जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने आर्टिकल 12-13 पढ़ा। हम लोग अब हम लोग जो समानता का अधिकार है उसको एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, काफी लंबा ये वीडियो बनेगा, क्योंकि समानता के अधिकार में हम लोग देखेंगे जो अभी तक आरक्षण का जो मुद्दा बना हुआ है हमारे देश में, कि आखिर ये आरक्षण प्रारंभ कहाँ से हुआ था, आरक्षण की कितनी दरकरार थी, और ये आरक्षण अब कैसा हो गया है, कि आखिर भारत में जो आरक्षण का मुद्दा है वो इतनी राजनीति उस पर क्यों होती है। और हम लोग देखेंगे कि जो आरक्षण है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आरक्षण के नाम पर जो जातियां, जो लोगों, जो अपने नागरिक हैं उनको कैसे बेवकूफ बनाती है, क्योंकि वो जानती है कि जो राजनीतिक शिक्षा होता है वो नागरिकों को अभी पूरी तरीके से मिला नहीं है, तो इसी आधार पर वो बेवकूफ बनाती है, क्योंकि आरक्षण की जो है उसका एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर वो आरक्षण नहीं दे सकते हैं, लेकिन हर चुनाव में ये लोग आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये मुद्दा ये लोग उठाकर आखिर जनता को सीधे तौर पर बेवकूफ कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं, राजनीतिक पार्टियां खुद जानती हैं कि आरक्षण का ये जो मुद्दा है इसको हम जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बाद में इसे हम लागू नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं लागू कर सकते हैं, इसके पीछे का कारण भी हम लोग जानेंगे। पूरी एक आरक्षण की व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे कि जो निजीकरण जब इस टाइम बहुत तेजी से हो रहा है, तो आखिर भारत को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दे देना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे भूमंडलीकरण के बाद जो हमारा आर्थिक महत्व बढ़ा है, तो उसमें भी अगर आर्थिक तौर पर हम लोग को आरक्षण दे देना चाहिए, मतलब एक जाति जो होता है, जाति आधारित अभी आरक्षण दिया जाता है, लेकिन क्या भारत को अब आर्थिक तौर पर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो हम लोग ये भी देखेंगे। तो मतलब एक आरक्षण के पूरे सारे मुद्दे को हम लोग कंप्लीट करते हुए आर्टिकल 14 से 18 तक जाएंगे और सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ ही अब अगले वीडियो का वेट किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।